गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो टॉपिक है 7 दिसंबर 2020 के लिए, ये आप लेसन 9 जो है आपका स्टार्ट होता है। इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टॉपिक है हम वो लेके चलेंगे। इसको हिंदी में औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। औद्योगिकरण एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसकी बदौलत लोगों का व्यवसाय का जो विकल्प है लोगों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लोगों की जो पहले से परंपरागत उनका व्यवसाय चल रहा है वो भी लगभग चेंज होता है और किसी भी देश की इकोनॉमी को एक आधार देता है, एक मजबूत आधार देता है। और जो आज की मॉडर्निटी है जिसको हम आधुनिक औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं, वो मतलब उस पर टिका हुआ है। ये सोशल स्टेटस भी इस पे टिका हुआ है। अगर किसी देश के अंदर औद्योगिकरण पूर्ण रफ्तार के साथ अगर आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उस देश का विकास बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। जैसे कि इंडिया है, हमारे देश की जो ग्रोथ है, अगर हमारे देश का डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इतना बहुत तेज गति से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के अंदर हमारे देश की अधिकतर लोगों की आबादी जो है पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड करती है। बहुत कम लोग हैं जो उद्योगों पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजमेंट आया है। हमारे देश के अंदर कहीं कहीं पर स्पेशल जोन बनाए गए हैं जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल सकते हैं। SEZ जिन्हें कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनके अंदर फैक्ट्रियों को डेवलप किया जाता है। जैसे कि हमारे नज़दीक में भी कुछ इस तरह के औद्योगिकरण हब बने हुए हैं, जैसे कि गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और जो पास में पड़ने वाला है हमारा जैसे सोनीपत है। सोनीपत के अंदर इस तरह की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। कानपुर है, लखनऊ है, ये हमारे पास में गुड़गांव है। और जैसे धारूहेड़ा, भिवाड़ी, इधर राजस्थान के अंदर हम नीमराणा को काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से औद्योगिकरण के छोटे छोटे हब हमारे पास में बने हुए हैं। तो इनके जरिए हमारे देश की लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। और एक ये भी है कि जो जिन लोगों के पास में खेती नहीं है वो हो सकता है कि डिपेंड हो जाते किसी खेती बड़े जमींदार के, किसान के, और उनकी जो डिपेंडेंसी है जो वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यानी अब वो सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं इस मामले में कि वो अपना खुद से काम चला सकते हैं क्योंकि फैक्ट्रियों में उनको काम धंधा मिल जाता है। किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। बेगार की जो प्रथा है वो कमजोर पड़ चुकी है। पहले बेगार प्रथा इसी की बदौलत होती थी क्योंकि कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति के वो मालिक होते थे, जमींदार होते थे। वो उन किसानों को अपनी ज़मीन बोने के लिए देते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और वो एक तरह से बंध जाते थे उनसे। अगर वो कुछ उनसे लोन लिया गया है कोई खर्चे पानी के लिए, तो उस दौरान फिर बड़ी दिक्कतें होती थी उनको लौटाने में, और नहीं लौटा पाते थे तो बेगार प्रथा जो है वो सक्रिय हो जाती थी और लोगों से बगैर पैसा भुगतान किए ही काम कराते रहते थे। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही औद्योगिकरण क्यों पनपा, क्योंकि औद्योगिकरण की अनुकूल परिस्थितियां वहां पे मौजूद थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो इंग्लैंड है वो 16वीं सदी से ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। बाकी दुनिया बहुत पीछे थी, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। जब से इसका 1707 में एकीकरण हुआ स्कॉटलैंड के साथ, तो ये इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो है बहुत तेज गति से औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा। इन्होंने अपने पूरे देश के अंदर भारी मात्रा में फैक्ट्रियों का मतलब एक तरह से फैक्ट्रियों को स्थापित किया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। पूरे कंप्लीट यूरोप का केंद्रीकरण वहां पे होने लगा। भारी संख्या में जो लोग हैं दूसरे क्षेत्रों के लोग वहां काम धंधे की तलाश में आने लगे। यहाँ तक कि एशिया, अफ्रीका के लोग भी वहां जाने लगे। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर वहां पे बड़े बड़े शहर विकसित हुए। उस समय पर 1700 जो ईस्वी के आसपास, यानी बड़े बड़े शहरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूरे अगर हम यूरोप की बात करें तो उसमें लगभग 20 से ज़्यादा कुछ शहर ऐसे थे जिनके अंदर 50,000 से ज़्यादा आबादी थी। लेकिन यहाँ इंग्लैंड में ही 11 शहर डेवलप हो चुके थे जिनकी आबादी 50,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये मतलब अपने आप में एक तुलनात्मक रूप से
ये दिख रहा था कि भाई इंग्लैंड कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड का विकास जो है किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो औद्योगिकरण का नजरिया वहीं से दिख जाता है। पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था के अंदर इतना ज्यादा मशीनों से काम नहीं होता था, हाथ से काम होता था। लोग घरेलू स्तर पर छोटे उपक्रम लगा करके लघु उद्योगों के अंदर इस तरह का काम करते थे, अपने घरों पर काम करते थे, उत्पादन करके फिर उसको मार्केट में उतारते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक औद्योगिकरण का जो नजरिया है 1850 के दशक की बात की जो बात हम करें तो उसमें मशीनों से काम होने लगा। बृहत स्तर के जो ह्यूज और इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाए गए, बड़े बड़े जिनको हम कहें कि जो विशाल स्तर के इसके अंदर उपक्रम लगाए गए हैं, उद्योग लगाए गए हैं, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। उनकी ब्रांचेज यहाँ पे स्थापित की गई हैं। इनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति इनको आसपास से अपने जैसे कोयला है, लोहा है, जो कि बेसिक आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं, ये दोनों ही वहां पर पर्याप्त मात्रा में विकसित हो रहे हैं, क्योंकि कोयला भी वहां नजदीक में मिल जाता है। कोयला, लोहा भी प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड के अंदर अवेलेबल है। वो इस्पात भी बनाने में माहिर हैं, इस्पात भी पर्याप्त मात्रा में बना लेते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर भी जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा नाम है, सूती जो कॉटन इंडस्ट्री के नाम से इंग्लैंड के अंदर बहुत से शहर हैं जो कि जाने जाते हैं। लंकाशायर है और इसके अलावा बर्मिंघम है, लिवरपूल है, यॉर्कशायर है। इस तरह के जो शहर हैं वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। लंदन भी अपने आप में एक बहुत ही जाना माना नाम था इसमें, लोहा इस्पात उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। तो इस तरीके से जो नोटिंगम वगैरह हैं और भी शहर इसमें डेवलप हुए हैं। तो इससे हम देखते हैं कि जो पूरा इंग्लैंड का मतलब जो अवस्थिति है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके चारों तरफ, क्योंकि ये द्वीपीय देश है, इसकी जो कनेक्टिविटी है अमेरिका के महाद्वीप के साथ भी है, अफ्रीका महाद्वीप के साथ भी है, यूरोप के साथ तो है ही क्योंकि यूरोप के बिल्कुल नजदीक है और यूरोप में ही पड़ता है ये, और एशिया महाद्वीप भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और वैसे भी इनकी जो सैनिक ताकत थी वो बहुत ही वर्चस्व वाली रही है। खासतौर पे नौसैनिक ताकत के लिहाज से इनको कोई मात नहीं दे सकता था। 16वीं सदी में इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया और वहां जब इन्होंने अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां ज्यादा मात्रा में लगा ली, जब ये कंप्लीट एक तरह से मतलब वहां पे फैक्ट्रियां लगाने की जगह ही नहीं बची, तो इन्होंने बाहर जाकर के मुनाफा कमाना चाहा और उन गुलाम राष्ट्रों के अंदर फैक्ट्रियां डेवलप की और उनके मुनाफा अपने देश ले गए। इस तरीके से औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है तेज गति से आगे बढ़ी और इसके अंदर जो औद्योगिकरण का पूरे विश्व स्तर पे अगर प्रसार की बात भी हम करें तो इंग्लैंड का इसमें बड़ा योगदान है। और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1780s एंड द 1850s इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से 1780 से 1850 का जो दौर रहा है उसमें औद्योगिक स्तर पे जो बदलाव आए, आर्थिक स्तर पे जो ग्रेट ब्रिटेन में बदलाव आए, उसे ही प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि पहले छोटे लघु स्तर के उद्योग होते थे, बाद में बड़े स्तर के उद्योग स्थापित होने लगे। और तो इस 1850 से पहले के दशकों को यानी 1780 से 1850 के दशक को प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं और इसके बाद वाले दशक को 1850 से आधुनिकतम स्तर को हम कह सकते हैं कि मेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दैट इज केवल फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज। जो औद्योगिक क्रांति है ग्रेट ब्रिटेन में ही आने का एक मकसद सिर्फ यही था। क्यों वहां पे इतना ज्यादा डेवलप हुई, उसमें एक तो नई मशीनरियों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, नई मशीनों की खोज हुई, उनका इस्तेमाल वहां पे किया गया और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी यहाँ के लोगों ने किया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चीप ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे सस्ता परिवहन था क्योंकि जलयान के माध्यम से बड़े बड़े जल के जो यानी पानी के जो जहाज होते हैं उनके अंदर भारी मात्रा में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सस्ता भी था और द्रुतगामी भी था। जल्द मतलब एशिया महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में या अफ्रीका में कहीं भी उसे पहुंचाया जा सकता था। स्वेज नहर का विकल्प भी यहाँ पर खुल चुका था। इसके बाद है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड द पुअर वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर्स। यहाँ पे जो श्रमिक दल होता है, जैसे मजदूर वर्ग जो है, उसका जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि भीड़ भाड़ वाली गलियों में उन्हें रहना होता था, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। आज के समय में हमारे सभी से बड़े शहरों के अंदर हम इस तरह का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमारे अपने इंडिया के देख सकते हो, हमारे पास में रेवाड़ी है
या जो भी बड़े शहर हैं उनके आसपास में झुग्गी झोपड़ियों की अंबार लगे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। दिल्ली के अंदर भी रेलवे लाइनों के साथ साथ इस तरह की झुग्गियां पाई जाती हैं। तो उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, कार्य करने की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। वहां बॉयलर फट जाते थे, प्रदूषण जनित माहौल में उन्हें काम करना होता था, बहुत ज्यादा गर्मी में भी काम करना होता था, महिलाओं बच्चों को भी काम करना पड़ता था, क्योंकि जो नियोक्ता होते थे, उद्योगपति होते थे, वो सोचते थे कि कम मजदूरी के अंदर और बेहतर काम लिया जा सके, इसलिए महिलाओं और बच्चों को काम मिल लेते थे ताकि उनको वो फुर्ती से काम करा सके। मशीनों के बीच में खड़े होने की जगह कम थी, इस वजह से बच्चों को भी काम मिल लेते थे। बच्चों को नींद आ जाए तो उस समय पर उनकी डेथ भी हो सकती थी, क्योंकि मशीन पर गिर पड़ते और उनका कोई भी अंग भंग हो सकता था। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्ज माइकल एंड फ्रेंच फ्रेडरिक एंजल्स इन जर्मनी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो यूरोपीय विद्वानों ने भी किया है। उनमें एक व्यक्ति का नाम है जॉर्ज माइकल और दूसरे व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक एंजल्स। ये दो यूरोप से बिलोंग करने वाले, यानी ये वे लोग हैं जो कि यूरोपीय विद्वान हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें इसी से जुड़ा हुआ एक और कथन दिया गया है, इट वॉज यूज फॉर फर्स्ट टाइम। ये सबसे पहले किसने यूज किया? इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले किसने यूज किया? बाय द फिलोसोफर एंड द इकोनॉमिस्ट अर्नोल्ड टॉयनबी। अर्नोल्ड टॉयनबी नामक एक दार्शनिक और एक अर्थशास्त्री जिन्होंने इंग्लिश के अंदर सबसे पहले इसे इस्तेमाल किया। ही डिस्क्राइब्स द चेंजेस दैट अकर्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने क्या बताया है कि ब्रिटिश औद्योगिक विकास के दौरान जो हो रहे जितने भी बदलावों को उन्होंने नोट किया और लोगों को बताया कि क्या क्या बदलाव उस समय पर हुए। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की एक बड़ी जोरदार वहां पे परिवर्तन देखने को मिला। यहां पर बड़े बड़े जमींदारों ने छोटे छोटे जो किसान होते थे उनकी जमीनें अपने जमीनों के अंदर मिला ली, यानी उनसे उनकी जमीनें छीन ली और बड़े बड़े फार्म हाउस तैयार कर लिए और तकनीकी की सहायता से उन्होंने उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ाया और एक ऐसा माहौल बन गया जो कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन देखने को मिला, औद्योगिक क्रांति का, क्योंकि इसके अंदर लोगों को एक तो बड़े स्तर पर काम भी मिलने लगा और उत्पादन भी उनका बढ़ गया। लेकिन छोटे किसान बर्बाद हो गए। अब उन्हें उनका व्यवसाय बदलना पड़ा, क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं थी। उन्हें अपना व्यवसाय बदलने की वजह से गांव छोड़ करके शहरों में आना पड़ा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 19 यूरोपियन सिटीज हुज पॉपुलेशन डबल्ड बिटवीन 1750s एंड 80s। 1750 से 1800 के वर्षों के दौरान, यानी 1750 से लेकर 1800 तक 50 वर्ष की अवधि के दौरान 19 यूरोपीय शहरों में से जिनके अंदर जनसंख्या लगभग डबल हो गई थी, यानी जिनकी जनसंख्या 50 वर्ष पहले कम थी और 50 साल बाद डबल हो गई थी, जो कि पहले की संख्या से डबल हो गई थी। 19 शहरों को नोट किया गया था। उनमें से 11 शहर ऐसे थे जो कि ग्रेट ब्रिटेन में मौजूद थे जिनकी जनसंख्या डबल हो गई थी। इन्हीं अवधि के दौरान 1750 से 1800 की अवधि के 50 वर्षों के दौरान उनकी जनसंख्या डबल हो गई। इसका कारण था कि ग्रामीण और देहात के इलाके से भारी संख्या में लोगों का आना, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से काम की तलाश में लोगों को वहां पहुंचना। इस टॉपिक को हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक में बताया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो औद्योगिक और आर्थिक जो बदलाव का दौर है 1780 से 1850 के दशक को प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन के अंदर आने की जो मेन वजह थी वो नई तकनीकी और नई मशीनरी थी। इसके अलावा यहाँ पे सस्ता परिवहन और जो ट्रांसपोर्टेशन, तेज द्रुतगामी जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अवेलेबल था, यातायात के परिवहन के द्रुतगामी संसाधन मौजूद थे, जैसे रेलवे का और हवाई जहाज का यातायात का परिवहन भी यहाँ पे अवेलेबल था। यहाँ के जो श्रमिक और मजदूर वर्ग के लोग थे उन्हें पुअर लिविंग स्टैंडर्ड में जीना होता था, उनकी काम करने की परिस्थितियां भी अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर यूरोपीय विद्वान जॉर्ज माइकल और फ्रेडरिक एंजल, जो कि जॉर्ज माइकल है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रेडरिक एंजल जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन दोनों ही विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति को इस्तेमाल किया था, औद्योगिक क्रांति शब्द को इस्तेमाल किया था। सबसे पहले इसका इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर एक दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किया गया। उसने बताया है